गुड इवनिंग। जो डिमांड में था वो चैप्टर है, ये आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरे के पूरे सिविक्स का फाउंडेशन तैयार करेगी। देखने में बहुत छोटा चैप्टर है, पर इसकी बेसिक्स कई चीजें हैं जो अगले वाले चैप्टर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगी। चले आगे। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम इंटायरली इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, और पावर शेयरिंग की जो दो स्टोरीज हैं, वो दो स्टोरीज मतलब दो केस स्टडी हमें करनी है, बेल्जियम और श्रीलंका की। इसके अलावा एक व्यक्ति की दुविधा को भी सॉल्व करना है, नाम है खलील डायलेमा। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि वहां की परेशानियों को लोगों ने सॉल्व कैसे किया, परेशानियां हुई कैसे पहले, और सॉल्व करने के लिए क्या अपनाया गया, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, राइट। देन व्हाट इज द रोल ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट, what changes we can see into the country when we are enacting the power sharing, what are the things which will be 360-degree change you will be seeing into the society, into the country when there will be a power sharing. See, first and foremost, before we are going to have a type, form, effect, feature, characteristics, we must have to understand what is power sharing, है ना। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी की जरूरत है। मॉडर्न डेमोक्रेसी की क्या है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, एक शब्द जोड़ा हुआ है और किताब भी कहती है, एनसीईआरटी भी कहती है कि इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आत्मा है ये, आत्मा। किसी शरीर के अंदर से यदि तुम आत्मा निकाल दो तो जैसे वो निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश, मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश के अंदर से तुमने पावर शेयरिंग निकाल दिया तो वो देश निष्प्राण हो जाता है। स्केलेटन होगा, चीजें होंगी, पर उसमें कुछ रहेगा नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों है? देखो, सबसे पहली चीज, पावर और शेयरिंग दो शब्द से ये बना है, पावर और शेयरिंग, राइट। शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को बांटना, और हमने बचपन से पढ़ा है शेयरिंग इज अ वेरी नोबल थिंग, है ना। बांट के कोई भी चीज में अच्छा लगता है। और ये जो पावर है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? सत्ता। और इसका पूरा हिंदी क्या होगा? कि साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी हम कर रहे हैं, यानी बंटवारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एक व्यक्ति को निरंकुश बनने से रोकता है। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है निरंकुश? किसी एक व्यक्ति के अंदर, ये बात तो आप मानोगे ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर सारे पावर्स दे दिए जाएं तो वो उस पावर का मिसयूज नहीं करेगा। किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी जगह पर, आप अपनी फैमिली में भी देखना, थोड़े से या आसपास में की फैमिली में देखना, अगर घर में सारे डिसीजन कोई एक ही व्यक्ति लेता होगा, उस घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। पर वहां पर वो फैमिली डेमोक्रेटिक है जहां पर इंटीरियर डिसीजन ममा लेती हैं, ममा को लीड दादी कर रही हैं, बाहर के डिसीजन पापा ले रहे हैं, फैमिली से बड़े छोटे रिलेटिव से रिलेटेड दादाजी लेते हैं, कुछ उनको कोऑपरेट करने के लिए अंकल होते हैं, अपन लोगों को भी कुछ ना कुछ काम और पावर मिले हुए हैं। वो फैमिली पूरी डेमोक्रेटिक लगती है, मैनेज्ड लगती है। आपको चैनल पता है कि कहां से क्या बात हम करा सकते हैं और मना सकते हैं। अब जिस घर में एक ही हिटलर हो, मम्मी ये बात कहवाना है, पापा मानेंगे ही नहीं, पता नहीं उनका मूड कब होगा। ऑल पावर विद इन अ सिंगल हैंड। आई एम जस्ट एग्जांपल गिविंग यू विद द फैमिली। इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक एंड नॉट अ पावर शेयरिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर। So think about a country where the long diversity, there is a different variety of the people are living. Obviously, अगर किसी देश के अंदर बात करोगे तो कई तरीके के लोग रहते हैं। हर लोगों की उम्मीदें अलग हैं, सोच अलग है, डिमांड अलग होगी, बिलीव अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, कल्चर अलग होगा, ट्रेडिशन अलग होगा, भाषा अलग होगी, हाँ कि ना।
एग्जाम्पल में ले लो ना, आप इंडिया में ही ले लो, एक नॉर्थ ईस्ट का आदमी हो, एक नॉर्थ का हो, एक साउथ का हो, एक ईस्ट का हो, एक वेस्ट का हो, एक जगह बैठा दो, कहने को है हम सब इंडियन हो जाएंगे, खाली खाना में आ जाओ, फूड हैबिट। आप देखोगे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आपको नॉर्थ ईस्ट का फूड एक दिन अच्छा लग जाएगा, रोज दे दो तो खाओगे? कॉन्टिनेंटल रोज खाओगे वही जो नॉनवेज वाली आती है? नहीं खा पाओगे। साउथ इंडियन इडली डोसा बड़ा रोज दो नहीं, आए एक दिन अच्छा लगता है, और दुकान में जाकर ले लिए, घर पे बना लिए संडे मंडे, मम्मी से कहो एक हफ्ता रोज इडली बना दे, खाओगे? इट्स लाइक वी डू नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर, इट्स जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू ए सिंगल एग्जांपल ऑफ फूड हैबिट। थिंक अबाउट एवरीथिंग व्हेन द पीपल विल बी मिंगल टू ईच अदर, कितनी एक्सपेक्टेशन और कितनी चीजें हो जाएंगी, और जो कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत होगी। तो वहां पावर शेयरिंग होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैं पहले यहां पर हूं या मेरी संख्या ज्यादा है इसलिए मुझे अधिकार मिल जाए, यह सरासर गलत है। वो दूसरे समाज के अंदर असंतोष की भावना पैदा करेगी, और सिर्फ असंतोष नहीं है, वो दूसरा समाज आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि वो दूसरा समाज जिस दिन ये फील कर लेगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, उस दिन वो कुछ भी कर जाएगा। और ऐसा ही हुआ है एक देश श्रीलंका में, हम पढ़ेंगे। चलें अब आगे चलते हैं। तो गुड वे है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो समाज के बीच में होने वाली समस्याओं, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयों को कम करने की संभावना देता है। खत्म कोई नहीं कह सकता, कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो खत्म वर्ड यूज कर सके। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें दुनिया के आज कई बड़े बड़े देश हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या फॉलो कर रहे हैं? पावर शेयरिंग को फॉलो, डेमोक्रेटिक भी हैं और पावर शेयरिंग फॉलो। आगे चलें। अच्छा देखिए, पावर शेयरिंग को समझने से पहले एक चीज समझिएगा कि उस देश का जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है उस देश के अंदर पावर शेयरिंग करने को, जो हम लोग फेडरलिज्म में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यूनियन, क्यों फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म नहीं है इंडिया में, क्यों हम फेडरल कंट्री कहलाकर भी प्योर फेडरल नहीं है। ये सब सेकंड चैप्टर के टॉपिक है, ठीक है? ये सब कुछ को दिमाग में यहां से रखना है क्योंकि डेटा यहीं से आएगा उसके लिए। इसका बस एक ही क्लू मैं दूंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री मैटर्स अ लॉट फॉर द पावर शेयरिंग एंड द फॉर्म और काइंड ऑफ पावर शेयरिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट। कैसा पावर शेयरिंग करना है और कौन सा पावर शेयरिंग इफेक्टिव होगा, उस देश की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे ज्यादा मायने रखती है। चले, सबसे पहले एक देश बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। 1 करोड़ के आसपास या कम कहो की आबादी है, लगभग हरियाणा के बराबर लगभग। और बाउंड्री की बात करें तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ इसकी बाउंड्री है। मैप में आपको दिखाई, क्लियर है यहां तक? हम यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें इस पूरे चैप्टर में बेल्जियम के बारे में 4 एस्पेक्ट पे बात करनी है। ज्योग्राफिकल पोजीशन जो हमने भी बता दिया आपको, 4 देशों के आसपास वेस्ट यूरोप का देश। क्लियर हो गया ये चीज? एरिया पॉपुलेशन 1 करोड़, और कहां पर? वेस्टर्न यूरोप, यहां पर भी है ना। बोलिए, अब हमें यही मेन चीज को पढ़ना है। यही 2 चीजें जो हैं वो आगे के पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखिएगा, 1 करोड़ की ही पॉपुलेशन है लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड। आप कहोगे ये क्या होता है? डेंसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एरिया वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। कितने वॉल्यूम में क्या चीज है, कितना एरिया है। अब कह दो कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन कम पॉपुलेशन है तो एरिया भी कम है, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो वहां रहने वाले लोगों के लिए समस्याएं पैदा होंगी कि नहीं होंगी? चलिए, तो ये हमने बता दिया। अब आते हैं हम लोग इसके मेन चीजों पे, एथनिक कंपोजिशन और कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर? देखिए, हम 2 ग्रुप ले लेते हैं, ऊपर और नीचे वाले को। हम ऊपर वाले को बात कर देते हैं पूरी कैपिटल, क्या बेल्जियम, क्या है ये, और कैपिटल सिटी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स। समस्या दोनों का समझिएगा, समस्या दोनों का। पहला क्या है, यहां पर डच कौन ज्यादा है? सामने दिख रहा है कितना %?
अभी हम सिर्फ और सिर्फ डच देख रहे हैं। फ्लेमिश रीजन बताऊंगा, रीजन कौन सा बताऊंगा, जो बताऊंगा वो ध्यान दीजिएगा। कौन? डच कितने परसेंट, दूसरे कौन कितने परसेंट, तीसरा कौन कितने परसेंट। ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? यानी यहां मेजोरिटी में कौन है? उल्टा हो जाता है। ब्रुसेल्स यानी कैपिटल सिटी के अंदर क्या उल्टा हो जाता है? यहां पर फ्रेंच वाले 80% हो जाते हैं। कौन हो जाता है 80%? और डच कितना हो जाता है? और ब्रुसेल्स वाले सॉरी जर्मन वाले गायब। समझ में आया? अब हम कहें कि मेजोरिटी के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, ये एनसीईआरटी लिखता है। तो बताने की जरूरत है पूरे बेल्जियम में कौन कर रहा होगा और पूरी कैपिटल सिटी में कौन कर रहा है। लेकिन फ्रेंच वालों के साथ एक माइलस्टोन था। माइलस्टोन क्या था? ये थोड़े से रिलेटिवली रिच थे। क्या थे? अब पैसा जिसका सोर्स इज द फोर्स एंड मनी इज द, पैसा जिसके पास है वो सत्ता को हमेशा अपनी तरफ ले आ सकता है। इसका मतलब पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा बखेड़ा कौन खड़ा कर रहा होगा। यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना तो ये इसके साथ कोई भी शेयरिंग को तैयार थे और ना ये इसके साथ। अब याद करते हैं ये वाला प्रॉब्लम, ये फ्लैमिश और वेलोनिया वाला। कौन सा? देखो अगर डच लिखा है डी तो एफ है, मतलब फ्लैमिश। ये याद रखना है। फ्लैमिश और वेलोनिया में अगर कंफ्यूजन हो कि हम रीजन कौन सा करेंगे, बाकी तो पूरा है वेलोनिया और फ्लैमिश, यही दो रीजन है ना, वेलोनिया और, जैसे हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहते हैं भाई, ऐसा समझो। तो फ्लैमिश और अब हमको याद करना है फ्रेंच के साथ, तो फ्रेंच होगा तो एफ है, तो एफ वाला वर्ड नहीं होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर फ्रेंच याद करेंगे तो एफ वाला नहीं होगा, कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला वेलोनिया। याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में वो मिलता है। तो अगर हमको पूछे ऐसे हटाकर, इधर मत देखिए इधर मत देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि हम डच वाले को बोलेंगे तो डच में क्या होगा? हमारे तरफ देख के बताइए। और फ्रेंच वाले में क्या होगा? क्यों? क्योंकि डी के साथ एफ, एफ के साथ एफ नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत। यहां क्लियर है? इतनी कंपोजिशन समझ में आया? बोलिए। अब ये दोनों कैपिटल, ये दोनों लोग क्या कर नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं देश के डेवलपमेंट में? ऑब्वियस सी बात है। मान लो सिंपल सी चीज समझो ना, एजुकेशन को लेकर राज्यों में कोई निर्देश चाहता है देश, कुछ बढ़िया देख के किसी देश में है, अब राज्य वाला कहेगा कौन भेजा है? फ्रेंच वाला, नहीं लगाएंगे, तो उस देश में एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी। राज्य वाला कुछ अच्छा सेंच करके भेजा, कुछ पैसा भेज दीजिए ना केंद्र सरकार, डच वाला मांगा है, नहीं मिलेगा। तो जो उनकी फाइट है वो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस देश में होने देगी, क्योंकि उन सभी लोगों के मन में एक चीज भरा हुआ है, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, हम बड़े हैं तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े हम बड़े हम खड़े, और जबकि कोई बड़ा नहीं है, सबको बराबर होना है। क्लियर है? पक्का? आगे चलते, भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। अब रीजन फॉर टेंशन में पढ़िए, कारण क्या है इस तनाव का? कारण क्या है तनाव का? The minority French speaking people are in minority in capital, majority in, ये आपने समझ लिया अभी पिछली वाली स्लाइड में। और माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच और पावरफुल है, जो कि डच कम्युनिटी को रेजेंट कर रही है, एक तरीके से धकेल रही है, दबा रही है, नचोड़ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं रुको, पैसा हमारे पास, नहीं समझे? तुम तो हो मेजोरिटी में, कहां? पूरे राज्यों में, लेकिन पैसा किसके पास है? समझ में आया कि नहीं आया? तो सत्ता का झुकाव किसकी तरफ होगा? हमारी तरफ होगा। क्लियर है? आगे चलें। 1950 और 1960, ये इंपॉर्टेंट है, से लेकर इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बुरी कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन? वही मेजोरिटी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला पावर शेयरिंग करने को तैयार नहीं था, और ऐसे में एक एज पॉइंट कौन ले जा रहा था? फ्रेंच वाले, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। क्लियर हो रहा है टेंशन का मेन पॉइंट? तीन ही चीज है बेटा, एक पावर शेयर नहीं कर रहा, दूसरा एक मेजोरिटी में, तो दूसरा माइनॉरिटी में है, और जो मेजोरिटी में आप कैपिटल में है वो पूरे कंट्री के अंदर क्या है? माइनॉरिटी में आ जा रहा है। क्लियर है? और एज पॉइंट कौन ले रहा है? बस तीन चीजें समझनी है, पावर शेयर नहीं हो रहा, मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला खेल हो रहा है, और तीसरा फ्रेंच वाले एज पॉइंट ले रहे हैं। मसलन
1950 से 60 के बीच में उस देश की स्थिति बहुत बुरी हो गई। यहां तक सब अलाइंड है? बोलिए। चलिए अगला देश पढ़ते हैं, बाद में इसकी समस्या समझ गए ना? पहले दोनों देश का समस्या समझ लेते हैं, फिर समाधान की तरफ चलते हैं, ताकि समस्या से दोनों के बीच का क्या कॉमन है वो भी बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख के हटा दिया है, मैं उसको पूरी स्लाइड में बताऊंगा कि दोनों के बीच में समानता क्या है। चलेगा? अगला देश है लंका। कौन सा? पहले इसको सिंघल नाम से बोलते थे। किस नाम से? बाद में इसको कहा गया लंका। क्या कहा गया? थोड़ा इज्जत देने के लिए क्या लगाया गया? ये समझ में आ गया? ये आजाद कब हुआ? 1940, हमारे देश की आजादी के 1 साल। समझ में आया? एक छोटी सी घटना हो गई यहां। क्या घटना हो गई? अब पूछेगा कोई लोकेशन क्या है तो कौन नहीं जानता है? साउदर्न पार्ट में हमारे है। कौन से? साउथ पार्ट में, साउदर्न कोस्ट में हमारे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए। चलिए पॉपुलेशन वहां से क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चले आगे। अच्छा, अब यहां का प्रॉब्लम, इसके ऊपर कई मूवीज बन चुकी हैं। इस चैप्टर के, इस टॉपिक के ऊपर कई मूवीज बन चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। वेब सीरीज मूवी बन चुकी हैं। इन लोगों ने हमारे देश के, इन्हीं के टेंशन की वजह से हमारे देश के राजीव गांधी मर गए, प्रधानमंत्री बेचारे। इन लोगों के ग्रुप वालों ने मारा। ऑफ द रिकॉर्ड किसी दिन बताऊंगा किस तरीके से, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। अब यहां ज्योग्राफिकल पोजीशन क्लियर हो गया, पॉपुलेशन क्लियर हो गया, फिर यहां पे भी वही दो चीज। परेशानी का कारण क्या? एथनिक और, चले, साउथ एशिया रीजन के अंदर है और 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2 ही धर्म के लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। किसका? सिन्हाला, सिन, और दूसरा ये कितने और ये कितने? परेशानी क्या थी? बोलिए। 13+5, ये ना प्रॉब्लम था। इन लोगों ने क्या किया? अब इनकी जनसंख्या कितनी है? अभी धर्म के पीछे मत जाना, फिर बोल रहा हूं, धर्म मत जाना। अभी फिलहाल सिन्हाला और तमिल के रूप में देखो, धर्म मत देखो। धर्म देखो को परेशान हो जाओगे। फिलहाल ये समझिए सिन्हाला कितने। तो इस बोली के आधार पर इनका झुकाव अपनी तरफ होगा कि नहीं होगा? 1956 में सबने एक तरफ मिला लिया और क्या कर दिया? एक एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट का नाम रखा गया मेजोरिटेरियन एक्ट। क्या रखा गया? कहा कि हर एक संपदा, हर एक रिलीजन के रिलीजियस चीज और हर एक मिनरल रिसोर्सेस पे पहला अधिकार किसका? बाद में बचेगा तो किसको मिलेगा? बचबे नहीं करेगा तो मिलेगा क्या? समझ में आया कि नहीं? पहला अधिकार, एडमिशन, फाइनेंशियल, कोई छूट सरकार की तरफ से मिलने वाला कोई पैसा, हर चीज। अब आप सोचो कि ऐसा अगर कुछ हो कि मैं इसी क्लास के अंदर कहूं सब कुछ चश्मा पहनने वाले को मिलेगा, नोट्स, स्पेशल क्लास, स्पेशल प्रिविलेज, तो चश्मा वाले तो सब खुश। देखो सब चश्मा टच किए हैं, देखे कि नहीं? मैं टच किया हूं तो आ जाता है कनेक्ट वाली फीलिंग। अब बाकी लोग का मुंह बना, अच्छा ऐसे कैसे? करके तो दिखाइए। 2-4 दिन के बाद क्या होगा? बाबा, या तो सब चश्मा अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तुम सिन्हा, ये देखो यही तो प्रॉब्लम है। आपने कहा सब चश्मा लगा लेंगे, नहीं करेंगे। सिन्हाला सब नहीं बन सकते। हर किसी को अपनी कल्चर और ट्रेडिशन और अपने फेस के साथ प्यार है। समझ में आया? हर किसी को अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार है, वो अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ेगा। तो आपके अंदर कैसी वाली फीलिंग आई? एलिनेशन की। कैसी फीलिंग आई? एलिनेशन की फीलिंग आई ना, दूर भावना की। ये क्या सोच रहे हैं मास्टर होके? आया? ये फीलिंग एक समय विद्रोह का रूप लेगी। जब बर्दाश्त कहेगा कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तब ये रूप लेगा विरोध का। और देश के अंदर जब लोग आपसी द्वेष से लड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं, एक दिन हमने बताया भी था, गृह युद्ध या सिविल वॉर। अच्छा, ये बड़ा रोचक कहानी समझिएगा। शुरू में जब ये इसका प्रभाव चालू हुआ था ना, तो ये इतने बेवकूफ हैं तमिल वाले, हम क्यों लड़ेंगे? 13% हम लोग हैं, 5% तो इंडिया से आया हुआ है सब कॉलोनियल टाइम में। देखो बेचैनी, इसलिए कहते हैं आपस में यूनिटी रखो। ये एकजुट होकर इसलिए नहीं लड़े कि हम अगर हम लड़ लेंगे तो फायदा तो पूरे तमिल को मिलेगा। लड़ेंगे हम, फायदा किसको मिलेगा? 5% इंडियन को भी मिलेगा। अरे बेवकूफ, उन 5% को भी अपनी विद्रोह में शामिल कर लो ना। सोचे हम क्यों मरे इनके लिए? इनको पहले भगाओ।
तब हम अधिकार की बात करेंगे। ये नहीं सोच रहे हैं कि 74% तुम्हारे 13 लोगों का भी 13% लोगों का अधिकार लूट रहे हैं, तुम 5% को देने को तैयार नहीं हो। बाद में तुम अपना अधिकार ले लेते तब 5% वाले के साथ बात कर लेते कुछ। इन 5 वालों के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, मसलन कुछ नहीं मिला। होता है ना, वो ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। और जब बहुत बवाल हो गया, पूरा भाई नियम बना तो ताजा ताजा विरोध होना चाहिए था, नहीं किए। उन लोगों ने पूरी ग्रिप बना ली, अधिकारियों से लेके हर जगह हर चीज को अपने सेट कर लिया। भाई जब छूट थी नौकरियों से लेके हर चीज में, तो हर जगह कौन बैठ गया? सिन्हाला। अब तुम्हारा मूवमेंट आसान होगा? अब बेवकूफ सब उसके बाद सिविल वॉर करेंगे। तो इन लोगों ने इसके लिए एक ग्रुप बनाया। देखो, पहला सिन्हाला स्पीकर, दूसरा और तमिल स्पीकर में 2, श्रीलंकन और श्रीलंका मतलब नेटिव और इंडियन मतलब जो प्लांटेशन वर्क के लिए लाए गए थे। क्लियर है सभी लोगों को ये चीज? अब आते हैं रिलीजन। यहां तक कहानी समझ में आ गई ना? अब धर्म पे आ जाओ। जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट, वो मैक्सिमम कौन थे? और जो हिंदू और मुस्लिम थे वो कौन थे? कुछ लोग जो थे सिन्हाला और तमिल में वो क्रिश्चियन भी थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, 6-7% के आसपास। 7 राउंड फिगर में 6.68 लिखते हैं तो 7% आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? 7% लोग मात्र क्रिश्चियन और 18% में मिक्स थे हिंदू मुस्लिम। मैक्सिमम कौन? यहां से 3 रिलीजन देखने को मिला। कौन कौन? बुद्धिज्म मिला, बोलो कितना? रुक जाओ यार, स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रहा है ना? बुद्धिज्म कितना %? पूरा पूरा ले लिए। और तमिल, तमिल नहीं थे यार, तमिल फिर गड़बड़ कर दियो। हाँ, गर्मी इतनी लग रही है। चलिए, यहां पर हो गया मुस्लिम। कौन? मुस्लिम एंड हिंदू कितना %? है ना, 18%। कितना %? इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, 7%। कौन? क्रिश्चियन। क्लियर है? परेशानी कुछ? आगे चले। अब कॉमन थिंग, मैंने कहा ना दोनों में कॉमन बताऊंगा। देखिए, बेल्जियम डच कम्युनिटी था, इसने अपने मेजोरिटी का फायदा उठाया। और फ्रेंच वालों ने किस चीज का फायदा उठाया? श्रीलंका में बिगर साइज वालों ने मेजोरिटी उठाई और अब उस कानून का रूप बदल दिया। तो वो नहीं कर पाए, पर ये एक स्टेप और आगे चले गए। समझ गए? दोनों में कॉमन क्या हुआ? मेजोरिटी वालों ने अपना अधिकार झाप दिखाया, चाहे वो फाइनेंशियली थे और चाहे पॉपुलेशन। क्लियर है? और कहीं भी जितनी जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी और ये वाला बात अगर होगा, उस देश की दशा यही होगी। सबका बराबरी का बात होना चाहिए, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं तो उस देश की स्थिति यही होगी। एक दो नहीं, कई एग्जांपल। आगे चले। अच्छा, दोनों का देखिए, दोनों बेल्जियम और श्रीलंका जो है कॉलोनाइज हुए थे किसके द्वारा? दोनों के अंदर क्या मिल रहा था? पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या थी? और दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री थे, जो किस पे डिपेंडेंट हैं? कोरोना में देखो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया और उनका आना जाना, क्या बोलते हैं, अरे सैलानियों का, टूरिस्ट वगैरह का आना रुक गया तो बर्बाद हो गया ना श्रीलंका। एनसीईआरटी में बार बार आप पढ़ते हैं इंडिया से ऊपर पर 2020 के बाद बर्बाद हो गया। लिटरली हुआ है ना। तो ये कॉमन चीजें हैं, तो इसलिए आपको ये बात दिमाग में रखनी है। आगे चले। अब देखिए, मेजोरिटेरियन जो है, मैंने आपको बताया ये एक्ट लग चुका है। आगे चले ना। इससे ये एक्ट पास हुआ, जिसके बाद संवैधानिक संशोधन से इन लोगों को हर चीज में एक्स्ट्रा मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्लियर है? इसकी वजह से क्यों? क्योंकि भाषा जो है ना, वो सेंसिटिव चीज है। भाषा के आधार पर अगर किसी को तुम बेइज्जत करोगे ना, तो उसको वो चीज बहुत लगेगा, धक। तो ये नहीं आता, हमारे देश की भाषा है। तुम अंग्रेजी के नाम पर हिंदी को अगर बेइज्जत कर दोगे हिंदुस्तान में, तो लोगों को लगेगा ये बात, बिल्कुल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसकी वजह से सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के ऊपर दबाव और जो है आपसी ट्रेन बढ़ गया। और 1980 में उन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। क्या नाम रखा उसका? LTTE। LTTE इसका फुल फॉर्म, इलम नाम है, लिबरेशन ऑफ तमिल और हाँ, ठीक है। और इसको फाउंड करके इन्होंने साफ मांगा
कि हमें तमिल इलम स्टेट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में दे दो, सेपरेट हमको नॉर्दर्न पार्ट में एक स्टेट दे दो, तुम पूरा पूरा श्रीलंका ले जाओ, हमसे कोई मतलब, एक स्टेट दे दो जिसमें हम रहेंगे सिर्फ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। क्लियर है? बोलिए, उनके डिमांड को माना जाएगा? अब बवाल और बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये दबाव जो है इतना ज्यादा बढ़ा कि सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर में 1000 वर किल्ड एंड मेनी बिकेम, नतीजा सिविल वॉर 2009 में एंड किया गया, और लॉस जो देखा गया वो बहुत बुरी तरीके का था। प्रभाकरण इसके चीफ थे, उन प्रभाकरण को ऑफ द रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं, सबसे पहले भारत ने ही सपोर्ट किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों कोल्ड वॉर चला रहे थे, और इंडिया थर्ड लेवल बनाकर रखा था 1960 से ही। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास के बाद से ही, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री आए, तब से ही हम लोगों ने एक थर्ड रखा ना। हम कोल्ड वॉर में रशिया की तरफ गए ना ही, पर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों प्रभावित हो रहे थे अलग अलग। पाकिस्तान जा रहा था ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ, और रशिया की तरफ श्रीलंका, और फिर बाद में वो भी पाकिस्तान के अमेरिका की तरफ होने लग गया। रशिया ने हमसे एक ही चीज कहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान या श्रीलंका के आसपास में कोई रहेगा तो रशिया के लिए दोनों खराब है, खतरनाक है, क्योंकि दोनों कैंप अमेरिका का रशिया को खतरनाक प्रॉब्लम दे सकता था। रशिया की एक सिंपल डील हुई कि तुम इसको प्रॉब्लम को क्रिएट करो। सीधा सीधा अगर हम श्रीलंका से बोलते तो श्रीलंका मानता नहीं। हमने लिबरेशन टीम आर्मी वाले को सपोर्ट कराई, पूरी ट्रेनिंग दिलाई, पूरा बवाल मचा। ये बात किसको पता लग गई? रशिया को। ऑब्वियसली डिफेंस है, रिसर्च है तो पता लगेगा। रशिया ने 1-to-1 इंटरेक्शन हमारे साथ किया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। हमने प्रभाकरण के पास से अपना सपोर्ट, ये ऑफ द रिकॉर्ड की चीजें जो मैं बता रहा हूँ, हटाया गया। अब एलटीटी जो है पकड़ पकड़ के मारे जाने लग गई। प्रभाकरण तक को मरवाने में हम लोगों ने मदद की, क्योंकि देखो तुम दोनों तरफ से गलत कर रहे थे। तुम भी उस देश के साथ हिंसक होके तुम मांग रहे हो, वो हिंसक होके नहीं मांगे थे। पॉलिटिकल इनेबिलिटी करना जरूरी है, सिंपल सा चीज था। हमने वो चीज इसलिए किया क्योंकि हमको श्रीलंका से सिंपल मांगा, भैया तुम चाइना को पोर्ट मत दो, नहीं माना। चाइना को पोर्ट देंगे, अच्छा दो, अब दो। जब एलटीटी वाला बवाल मचाना चालू हुआ तो बुला लिया, हैप्पी बर्थडे हो गया मेरा, आ जाओ आ जाओ, नहीं देंगे चाइना को, आ जाओ। तो नहीं दोगे तो हम एलटीटी को हटा दे रहे हैं, एलटीटी को मदद। और ये बात एलटीटी को पता लग गई, एलटीटी वालों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मरवा दिया। इस लेवल पे तैयार रखे थे अपने इन लोगों ने रेवोल्यूशन वालों को, कि महिलाएं तक हंस के आकर एक 1 ग्रेड की कमांडोज स्वीपर तक कवर की थी इंडिया में। और तमिल लोगों के साथ ऐसा अपने आप को जोड़ लिए थे कि पुलिस को इतना हार्ड होता था उनको पकड़ना कि पूरी इंडियन पब्लिक विरोध कर देती थी। और वो महिला बिल्कुल माला पहनाने के लिए आई थी, उसने पहनाया और कोई नहीं जान पाया कि अगले क्षण वो मरने वाली है। ऐसी कई महिलाओं को उन्होंने बनाया था, जब जब पुलिस रेड करती थी ना, तो वो अपने शरीर पे बम लगा के आ जाते थे पुलिस की गाड़ियों के आगे। इस लेवल पे उन लोगों ने अपने आप को तैयार किया था तमिल के नाम पे। 2009 तक 80 से चालू हुई ये सिविल वॉर, मतलब सोच सकते हो कि 29 साल में क्या हालत हुआ होगा उस देश का। बहुत गजब, बहुत गजब। सेल्वा नाम की वो औरत सबसे ज्यादा 74 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा थी वो, और कई मुहिम को उसने पर्सनली किया था। वो इकलौती थी जो खेतों में प्लेन उतार सकती थी और खेत से प्लेन उड़ा सकती थी। भारत की पूरी एनआईए टीम मतलब पागल हो गई थी उसको खोजने के लिए, क्योंकि उसको प्लेन उड़ाना है और बम से कुछ बड़ा कांड करना है। सारे एयरपोर्ट पॉइंट पे वो बैठे हुए हैं लोग कि आएगी तो यहीं पे। पता लगा कि भैया उसको उसी के साथ का कोई लीक किया इन्फॉर्मेशन, तो उसको जरूरत ही नहीं है तुम्हारे वो रनवे की, वो खेत में दौड़ा देगी क्रिकेट पिच पे। सोच लो, इस लेवल पे ट्रेंड लोग थे आजादी के परवाने। तो ऐसा बवाल उस देश में मचा सिविल वॉर का। क्लियर हो रहा है? कहते हैं सोशल इंटरेस्टिंग नहीं, मजा नहीं आ रहा। अब आइए अगला प्रॉब्लम, एकोमोडेशन इन। देखो वहां सिंपल सा प्रॉब्लम था, पावर शेयर करने को तैयार नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने सिंपल किया, आपकी डिफरेंस कर दो। क्या कर दो? इक्वल नंबर ऑफ मेंबर सबसे पहले बना दो। तो उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार संशोधित किया, सुधारा। क्लियर है? क्या किया? और न्यू मॉडल लेकर आए। क्या मॉडल रहा? डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। यही ना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल भागीदारी। तो मिनिस्टर को क्या कर दिया गया? बराबर, जितने डच उतने ही। क्लियर हो गया? कोई भी सिंगल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग लेने का अधिकार नहीं दिया गया।
हो गया क्लियर? 2 पॉइंट। तीसरा, मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को अब क्या कर दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया कि अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन, और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हर बात के लिए उससे पूछना बिना परमिशन के। जैसे तुमको दरोगा हो तो तुमको सीओ और एसपी के सबऑर्डिनेट हो, अरेस्ट करना है परमिशन लेना होगा। सबऑर्डिनेट का मतलब सिंगल टास्क यू कैन नॉट डू विदाउट द परमिशन ऑफ योर अथॉरिटी, जिसकी सबऑर्डिनेट आप हैं। तो कह दिया गया कि राज्य सरकार सबऑर्डिनेट नहीं है, उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, टास्क दिए गए हैं, उसमें उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की कोई जरूरत। क्लियर है? बोलिए यहां तक क्लियर है? पहला क्या हुआ? दोनों मेंबर सेंटर में बराबर, सेंटर के अधिकार उठाकर राज्य को, और राज्य किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। क्लियर हो गया? और अकेले कोई भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। चारों पॉइंट क्लियर हो गए? अगला, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, कम्युनिटी वाली। कौन सी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको क्या किया गया? वो सारे मामले जो कल्चर लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे वो डिसीजन कौन लेगा? कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। ना लेगी सेंट्रल की गवर्नमेंट और ना लेगी। अब सवाल ये उठता है कि ब्रुसेल्स में ये क्यों बनाया गया? इसलिए बच्चों, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर ये गवर्नमेंट बनाई गई होती तो ये गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये नहीं होता कि फलाने राज्य को, जैसे एग्जांपल मान लो आपके देश में भी अगर ऐसा कोई बना दे कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश में बना दो उसको, तो लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को सरकार क्या कर रही है? फेवर कर रही है। अगर वह कैपिटल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देश की राजधानी में तो इसी चीज होंगी, इसीलिए उसको कहां रखा गया। और कैसा डिसीजन? जो भी लैंग्वेज कम्युनिटी टेंडेंस और ट्रेडिशन से रिलेटेड टेंस प्रॉब्लम होगा उसका डिसीजन कौन लेगा? तो पॉइंट नंबर 1, पावर किस में शेयर हो गया? सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो गया? पावर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दूसरा क्या हुआ? सेंटर का स्टेट जो होगा वो सबऑर्डिनेट विल नॉट सबऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज? बोलिए। अगला क्या बोला? स्टेट जो है या कोई भी, नो वन कैन, सीधा चीज, यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। यूनिलेटरी डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अकेला कोई भी डिसीजन, यहां तक क्लियर हो गया? इक्वल मेंबर कर दिए गए। कहां पे? इक्वल मेंबर कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इक्वल मेंबर एट सेंटर गवर्नमेंट। क्लियर है? बोलिए। और लास्ट पॉइंट, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। छोटा छोटा पॉइंट लिखा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, पॉइंट यहां लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं? दिस इज 5 मार्क्स का बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हो गया? बोलिए। कितनी बार अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? कब से कब के बीच में? क्लियर है? चलिए, अब यहां पर आता है पावर शेयरिंग। पढ़ चुके हैं, क्या है, क्या दिक्कत है? 2 कहानियों से पढ़ चुके, करने से क्या पावर शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है यह पढ़ा। अब 2 तरीके का पावर शेयरिंग होता है, एक को कहते हैं प्रूडेंशियल और दूसरे को कहते हैं मोरल। कोई परेशानी है? देखो बेटा, प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बिहाफ पर। कॉमन शब्द में अगर हम समझाएं तो प्रूडेंशियल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखकर कि नुकसान और फायदा क्या होगा। और मोरल का सीधा सीधा मतलब है नैतिक। क्या है? इधर बोलो, क्या है? नैतिक का मतलब क्या होता है? जिसका डिसीजन लेते वक्त तुमको अपने दिल और दिमाग दोनों को दिमाग में रखना है कि ऐसा करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, मोरालिटी ला रहे हैं समाज में। मोरल साइंस पढ़ेंगे नहीं? समझ में आ रहा है? अब कहता है कि प्रूडेंशियल रीजन जो पावर शेयरिंग का है वो डिस्पर्स होगा, नहीं तो देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर में जैसे इंडिया में कोटा बेस्ड रिजर्वेशन रखा गया है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज का? सोशल और इकोनॉमिकल गैप का, उसको दूर करने के लिए कि भाई अगर कोई इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड है तो उसको कोटा या रिजर्वेशन के जरिए ऊपर किया जाए। ना किया जाएगा तो उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि किसी के पास बहुत रिसोर्सेस है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? एक ये एग्जांपल हो गया प्रूडेंशियल का। दूसरा, एक बड़ा बिकट वाला, हिंदी को जबरन नहीं बनाया गया साउदर्न पार्ट में नेशनल लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज से बनाया गया। क्यों?
जबकि मैक्सिमम लोग हिंदी इंडिया में बोल सकते थे। वो संविधान सभा के अंदर 60% लोग हिंदी जानते थे, लेकिन नहीं किया गया। 1% भी लोग अगर हिंदी पहले भाषा नहीं है और अगर आपने उसको जबरन बनाया तो दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ऑफिशियल बना दिया गया, नेशनल नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो अगर किसी 1% लोगों को भी हिंदी पसंद नहीं है, उनकी मदर टंग नहीं है, तो वो फील ऑफ एनिलेशन हो जाएगी। तो हमने अपने देश के अंदर न रिलीजन न भाषा कुछ भी नहीं किया। तो दिस इज ऑल प्रूडेंशियल प्रॉफिट लॉस। डिसीजन लेने से पहले सोचा गया कि नहीं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब मोरालिटी का साफ, सोल ऑफ डेमोक्रेसी आत्मा बोलते हैं इसको, और आत्मा प्योर ही होती है। आत्मा के सोच जो होती है वो गंदा काम कराता है, आत्मा किसी की इम्प्योर नहीं होती। तो आत्मा है डेमोक्रेसी की, तो वो क्या कह रहा है कि सरकार कैसे गवर्न होनी चाहिए, कैसी गवर्न होनी चाहिए। मोरालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो डिक्टेट हो राइट और रॉन्ग के बिहाफ पर। जैसे एग्जांपल में यहां अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा है कि ऑनेस्ट, ट्रीटिंग अदर विद रिस्पेक्ट, हेल्पिंग दोज इन नीड एंड एडहरिंग लॉ एंड सोशल। सिंपल सा चीज है भैया, देश के अंदर जो संविधान लगा है उस संविधान को पूर्ण रूप से इज्जत देना, उस संविधान की सुरक्षा को ध्यान देना, उसमें बनाए गए नियम और कानून को सर माथे लगाओ, उसको सबसे बड़ा मानो, अपने देश से रिलेटेड किसी भी चीज की रिस्पेक्ट करो। और जब ये काम आप करने लग जाते हो तो आप अपने आप मोरालिटी पे आते हो, क्योंकि मोरालिटी तय कौन करेगा? जो तुम्हारे लिए मोरल है वो मेरे लिए नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हो और मेरे खिलाफ केस कर रहे हो, आप हार गए हो, मैं जीत गया, तो आपके लिए वो जस्टिस है क्या? हारने वाले के लिए कभी वो जस्टिस नहीं होता है। लेकिन जस्टिस है इस बात की गारंटी कौन देता है? कानून, उस देश का संविधान। और वहीं से पता लगता है कि वो मोरल है। क्लियर है सभी को? बोलिए। भाई किसी के पास जाकर कहोगे सुनिए ना वो फलाना हमको 4 झापड़ मारा, हम गए वो तो जेल हो गया, हम तो हार गए, ऐसा? वो बोलेगा हाँ यार मेरे साथ अन्याय हो गया यार, हमको जेल भेजा जा रहा है, हम 4 ही झापड़ तो मारे थे। अब यहां पर तुम मोरालिटी की बात कर रहे हो, अगला आदमी क्या बोलेगा? देश में संविधान है भाई, तुमने मारा है तो तुम जेल जाओगे। अगर संविधान नहीं होता तो वो क्या कहता? अच्छा हमारे जात वालों को मार दिया, जेल भेजा है, चलो हम मारेंगे। तो मोरालिटी खत्म हो जाती है। आप देश के संविधान और कानून के प्रति एक नैतिकता के आधार पर उसको समझाओगे तुमने गलती की इसलिए तुमको सजा मिली। क्लियर है? आगे चलें, बोलो। अब आ जाइए प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस। किसी भी तरीके का सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस होगा, वायलेंस होगा तो देश में क्या आएगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पावर शेयरिंग को खराब करेगी, पॉलिटिकल ऑर्डर खराब होगा और देश का डेवलपमेंट। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? किसी भी तरीके का अगर मेजोरिटी की बात मिनोरिटी पे थोपोगे तो वो प्रॉब्लम क्या करेगी? एक अट्रैक्टिव ऑप्शन तो लगेगा पॉलिटिकल लीडर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चल पाएगा और वो देश के लिए हितकर नहीं होगा। आगे चलकर वो सिविल वॉर बनाएगा, देश में क्या होगा? ठीक है, और दंगा भी होगा, सिविल वॉर भी होगा, सब होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये देखना है, ये एक रहस्य है, एक दर्द है। किसी भी इंसान को ऑप्रेसिव नहीं बनाना है, किसी भी इंसान को माइनॉरिटी के साथ साथ एलिनेशन की फीलिंग नहीं आने देनी है कि भाई तुम पीड़ित हो, तुम कम हो इसलिए तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमजोर है और तुम ताकतवर हो तो तुम ताकतवर तब हो जब कमजोर के साथ खड़े हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर कहते हैं ना, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, छोटा ही रहो, ऐसा रहो कि सबके साथ रहो। क्लियर है? आगे चलें, चलिए अगला है मोरल रीजन, जो अभी मैंने बहुत आसानी तरीके से आपको समझाया है। बेटर आउटकम लाना है तो ये जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, पिछला वाला शॉर्ट में समझ। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, अब पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है? 2 फॉर्म होता है बेटा, एक को कहते हैं वर्टिकल और एक को कहते हैं 2, यानी वहां से 2 चीज निकल कर आएगी। एक को कहा जाएगा लेवल ऑफ पावर शेयरिंग और एक को कहा जाएगा ऑर्गन ऑफ पावर शेयरिंग। लेवल ऑफ पावर शेयरिंग एंड ऑर्गन ऑफ पावर शेयरिंग, दोनों में डिफरेंस। देखो ऑर्गन में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, इंडिविजुअली सब यूनिक होते हैं। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव नहीं करती, एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी नहीं करती, इसी तरीके से वाइस वर्सा, कोई किसी का काम नहीं करता, सब अपने अपने लेवल पे क्या है। ठीक है, लेकिन अगला जो आपका है लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज स्टेट,
सेंट्रल, और बाद में डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया तो लोकल भी वो छोटा बड़ा है। क्यों? क्योंकि अपने देश के स्ट्रक्चर में यूनियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो एक्सट्रीम पावर फॉर द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बड़ा किसके पास पावर है? ऑब्वियसली स्टेट उससे छोटा हुआ और लोकल गवर्नमेंट तो बहुत छोटी हो गई। तो यहां लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में छोटा बड़ा दिखेगा, पर ऑर्गन ऑफ पावर शेयरिंग में ऐसा, लेकिन कार्य क्षेत्र में, एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में कोई किसी से छोटा नहीं है। अगर किसी को स्पेसिफिक कोई पावर दिया गया है तो उसके ऊपर वाला उसको सुपरसीड नहीं कर सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, नगर पंचायत के एक वार्ड अध्यक्ष को भी अगर कोई अधिकार दिया गया, जन्म प्रमाण पत्र ठप्पा मार दिया ना, तो मार दिया, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। इसलिए जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन यानी टास्क दिया गया है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है? जोर से बोलो। हाँ, अब देखो, among the different government organ horizontal distribution, यानी अगर हम डिफरेंट ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो उसको किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर है? सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? डिफरेंट लेवल की बात कर लिए, जैसे आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कौन सा? वर्टिकल कौन सा? उसी को आगे जाकर हम क्या पढ़ेंगे? बोलो। अगला एक चैप्टर भी है फेडरलिज्म, यही हो जाता है वर्टिकल वाला फेडरल, हॉरिजॉन्टल यही खत्म हो जाएगा, लेकिन फेडरल से ही आगे का चैप्टर आपका चालू होगा। कौन सा? वर्टिकल वाला। अब कहता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? देखो, चेक एंड बैलेंस के लिए। ऐसा वाला पावर शेयरिंग जो है, कौन सा वाला? कौन सा वाला? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल। क्यों? चेक एंड बैलेंस के लिए। कहीं कानून सही तो बना रहे हैं, जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस करेगी। जो बना रहे हैं उस पर सही काम हो रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको चेक करेगी। तीनों को एक दूसरे के साथ चेक करने का काम कौन करता है? ये वाला गवर्नमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर है? बोलो जी। हाँ, अगला है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल पावर स्टेट को देगी, स्टेट सेंट्रल दोनों मिलकर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाते हैं। बोलिए, कोई परेशानी है? ये अभी भी बता भी चुका हूं। इसके अलावा आपको पावर शेयरिंग जो है सोशल ग्रुप के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, प्रेशर ग्रुप के अंदर, मूवमेंट ग्रुप के अंदर भी देखने को मिलता। कहोगे कैसे? भाई, अखिल भारतीय किसान एकता यूनियन नाम से ग्रुप बना, केंद्र सरकार की बहुमत की सरकार थी ना, मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी ना, वो एक साथ आए और उन्होंने कहा कि ये काले कानून नहीं चलेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना बिना पावर का, यानी मूवमेंट ग्रुप के पास पावर है तभी ना, नहीं तो होता वापस। बोलिए भाई। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ा दिए गए, वहां के छात्र यूनियन संघ वाले प्रेशर ग्रुप की तरह बने हुए, छात्र संघ, अखिल विद्यार्थी परिषद, ऐसे करके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दाम नहीं बढ़ेगा, प्राइस, फीस, गवर्नमेंट स्टेप बैक की, तो पावर था तभी ना हुआ। अगर पावर नहीं होता तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को बदलवा पाएंगे? आपके पास पावर हम नहीं देंगे तो आप कितना भी हल्ला मचाएंगे, कुछ सुनेंगे हम? मारे उसको पटक के, हल्ला कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है। लेकिन पावर दिया गया है, तुम बोलोगे तो कानून है, तुम काउंटर करोगे तो कोर्ट है। इसलिए चले आगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को अभी मैंने बता भी दिया आपके सामने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्टिकल में आपको 3 देखने को मिलेगा, जो भी मैंने आपको बताया। अभी आगे जाकर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल वाला भी यहीं से होता है। अब देखो, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप का एग्जांपल हमें कहां देखने को मिला है? हमारे इंडिया में क्या देखने को मिलता है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ऐसा ही कुछ है, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट वाला पावर शेयरिंग ही है। जैसे किसी भी एक कम्युनिटी को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गया, तो वहां से वही कम्युनिटी सिर्फ मेंबर बन सकता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में कंफ्यूजन क्या हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था, अंबेडकर जी ने डिमांड किया था सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरेट, और गांधी जी ने दिया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? उन्होंने जो मांगा था उसमें था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर तो सब रहेंगे, सारी बिरादरी का। हम ये नहीं करेंगे उसमें अगर मान लो मैं कह दिया एक्स कम्युनिटी वाले ही लोग रहेंगे तो वाई वाले रह नहीं सकते, रहेंगे तो सारे, पर वोटिंग का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ एक्स कम्युनिटी को ही दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मेरे को रिजर्व कर दिया गया, तो कैंडिडेट भी मेरा ही कास्ट का होगा और वोट भी। तो गांधी जी ने कहा ये इक्वालिटी कहां है? इसमें कहां इक्वालिटी है? आपको क्या चाहिए? जस्टिस आपके समाज के लिए। तो हम क्या दे रहे हैं? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहां से जो इलेक्टेड मेंबर होगा, उत्थान करना है ना आपके मेंबरों का, तो उत्थान कब होगा? जब आपका मेंबर 100 में से चुन के बाहर आएगा, उसके हाथ में पावर आएगा। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की बात करते हैं, जिसमें आपके लोग पावर में होंगे और वोट कौन देगा?
सभी लोग। क्लियर है सभी को? चलिए, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट को पॉलिटिकल ग्रुप देखना है तो पॉलिटिकल ग्रुप का देखना भाई सिंपल सा बात है, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडी गवर्नमेंट एक साथ आई है कि नहीं आई है? ये कोई अगर 273 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे तो कोई 100 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 60 लाएगा, कोई 40 लाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बनाएंगे? तो पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टी में है तभी तो बना पा रहे हैं। बोलिए, दो तरीके से होता है, एक होता है कोलिजन और एक को कहते हैं अलायंस। चुनाव से पहले एक साथ आ गए तो क्या होगा? क्या होगा? अलायंस। क्या होगा? और चुनाव के बाद पता लग गया कि भाई हमको तो नहीं मिल पा रहा है, मायावती जी तो साथ नहीं थी, चलो उनको भी मिला लेते हैं। तो मायावती जी फिर क्या होंगे? अभी तक नहीं है ना इंडिया अलायंस में। मान लो इंडिया अलायंस जीतता है 10 20 50 वोट सीट से हार रहा है, 50 को मेंबर मिल जाएंगे तो उनका सरकार बन जाएगा। तो अब चुनाव के बाद किसी का सपोर्ट मांगे तो वो क्या हुआ? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्यों जरूरी है? किसी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का डोमिनेंस ना हो जाए, दबदबा ना हो जाए, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी में भी अधिकार शेयर करना जरूरी है। कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप, ये हमने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी और एकेटी किसान एकता यूनियन के जरिए और छात्र संघ के जरिए दिया है ना। अब देखो यहां से एक स्टोरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। खलील नाम का व्यक्ति जो है वो क्या कहता है? कहता है कि लेबनीज लीडर के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है पॉपुलर मैन है, पॉलिटिकल एम्बिशन वाला, वो किसी भी रिलीजन को, बोलो, नाइदर हिज फादर नॉर हिज। खलील के हिसाब से इलेक्शन क्या है? रेफरेंडम है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। मतलब ऐसी लोगों से पूछ लो कितने लोग को मैं स्मार्ट लग रहा हूं, हाथ उठाओ। देखो उठा भी दिया, बस यही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज्यादा लोग उठा दिया हम स्मार्ट हैं, काम खत्म। किस बेसिस पे तुमने स्मार्ट बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, नहीं मालूम, हमने जिससे बोला तुमने हाथ उठा दिया, हो गया रेफरेंडम। इसने कहा चुनाव का मतलब रेफरेंडम, ऐसा नहीं है। चुनाव एक प्रॉपर प्रक्रिया है जिसके अंदर तुम क्यों कंटेस्ट करोगे और हम तुमको क्यों वोट देंगे पूरा क्लियर होना चाहिए। तुम क्या करोगे और हम क्या चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, जो मैनिफेस्टो में पार्टीज करती है। होती है कि नहीं होती है? पहला पॉइंट इसका गलत साबित हो गया। अगला क्या बोलता है? देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए। कहां से? प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कहां से? मुस्लिम सुन्नी, है ना। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। कहां से? स्पीकर होना चाहिए। कहां से? मतलब इसने सारे पोस्ट बनाए और अलग अलग रिलीजन को बांट दिया। कहा कि ये मैक्सिमम वोट भी इस तरीके से आएगा। अच्छा, कहता है कि वन विद द मैक्सिमम वोट शुड बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट नो मैटर विच कम्युनिटी ही और सी बिलोंग्स टू। गजब हाल है। और मैक्सिमम वोट मिल गया, जिता दो उसको, चाहे किसी भी। पहले तुम ही नियम बना रहे हो कि फलाना कम्युनिटी, फिर बोल रहे हो कि दे दो, ज्यादा वोट मिल गया तो ये तुम्हारी बात का विरोधाभास है। बोलो हाँ कि ना। ऑन द अदर हैंड उसका एल्डर ब्रदर जो था वो ब्लडशेड इन द सिविल वॉर आर हैप्पी विद द प्रेजेंट सिस्टम। उसका भाई फिलहाल के सिस्टम से क्या था? खुश था, पर्टिकुलर कम्युनिटी को होने के लिए। अब यहां बोला जाता है, कह रहा है कि इससे देश में पीस आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप पहले से तय कर दो कि उस देश का प्रधानमंत्री तो इसी कास्ट का होगा, उस देश का राष्ट्रपति तो इसी कास्ट का होगा, उस देश का क्या बोलते हैं स्पीकर इस कास्ट का होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस कास्ट का होगा। तो भाई उस देश में तो कास्ट के नाम पे गेम हो गया। जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो बाकी वाले के पावर को सुपरसीड करेगा, फिर बवाल होगा। तो पीस होगा क्या? अगर मान लो हम प्राइम मिनिस्टर बने और प्रेसिडेंट को पावर ज्यादा है, मान लो, तो अगली बार हमारी कम्युनिटी का जनसंख्या क्या रहेगा? मारो उसको पटक के हम प्रेसिडेंट बनेंगे और एक अध्यादेश पार कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं? प्रेसिडेंट इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। जा, काम खत्म। रशिया में किए थे ना पुतिन बाबू, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का नियम है, तीसरी बार नहीं। तो 2 बार राष्ट्रपति बने, अगली बार प्रधानमंत्री। लगातार नहीं बन सकते ना। प्रधानमंत्री बन के एक बिल पास कराए, राष्ट्रपति अपने किसी खास आदमी को बना दिए, बिल पास कराए, राष्ट्रपति से एक्सेप्ट करा दिए, प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से, हो गया। फिर अपने कार्यकाल में सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, अगली बार फिर प्रेसिडेंट बने, बोले प्रधानमंत्री नहीं, और नियम भी बदल दो कि 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता, हम जितनी बार चाहे उतना बार बन सकते हैं। काम करना। तो जब प्रॉपर लॉ नहीं होगा तो ऐसे लॉ का मिसयूज किया क्यों? प्रॉपर ऑपोजिशन गवर्नमेंट भी नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टीज को जब पावर शेयर नहीं करोगे तो ये चीज होगा। और उसके बाद जब वो बने तो बने ही रहेगा, कोई हटाया नहीं। चले आगे। ये आपको फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एग्जांपल देखो, रिवीजन करा रहा हूं मैं क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है रिवीजन के लिए सब कुछ। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने पढ़ा, इग्नोर हुए इसके बारे में पढ़ा, बोलो हाँ या ना। लास्ट हो रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, हाँ कि ना।
सिटीजन्स को दो बेसिस पे, पहला प्रूडेंशियल, दूसरा प्रूडेंशियल का मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस, और मोरल का मतलब मोरालिटी की नैतिकता के आधार पर। क्लियर है? वर्टिकल पावर शेयरिंग में कौन सा फॉर्म आएगा? लेबल वाला, उसको आगे किस नाम से जानेंगे? हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग का मतलब क्लियर है? रेफरेंडम आपको मैंने बता दिया, इसको हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह। क्या कहते हैं? क्लियर है? अगला क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं, जो कब आया था? आफ्टर द एक्ट ऑफ 1992 में वो हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो दिल्ली को स्टेट बनाया गया आधा अधूरा, और ये डिसेंट्रलाइज। बाइकैरिमल का मतलब होता है टू हाउसेस ऑफ द गवर्नमेंट। टू हाउसेस का मतलब लोकसभा और, अब आसान हो गया ना? इसे लग रहा था बाइकैरिमल लिखा है, क्या ही लिखा है। क्लियर हो गया? अब बोलिए। अब एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा, घर पे देख लीजिएगा, एक पॉइंट भी नहीं छुपेगा, कुछ नहीं बचा है, सब क्लियर हो चुका है। सब आज का लेक्चर एक बार फिर से देखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, मैं कह रहा हूं एक वर्ड नहीं छुपेगा इस चैप्टर से, बिल्कुल नहीं। सब अलाइंड है? घर पे जाके पढ़ेंगे, मजे करिए। थैंक यू सो मच।